जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय संसद से जुड़े 70 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के अंग हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, राज्यसभा को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संसद के अंग राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, राज्यसभा को उच्च सदन के साथ साथ द्वितीय सदन, अस्थाई सदन एवं संघीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, 1952 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की योग्यता अधिक होती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, राज्यसभा की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता लोकसभा के सदस्यों से अधिक होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। इसी कारण राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता लोकसभा के सदस्यों की योग्यता से अधिक मानी जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, अनुच्छेद 80 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 250। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है एवं 238 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 6 वर्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सभी राज्यों को राज्यसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान के चौथी अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों को राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 3 सीटें। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्यसभा में कुल 3 सीटें आवंटित की गई हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 1 सीट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को राज्यसभा में केवल 1 सीट प्रदान की गई है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 4 सीटें। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में कुल 4 सीटें आवंटित की गई हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्न में से कौन मतदान करते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्यों के विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही मतदान करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 30 वर्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान कर सकती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है अनुच्छेद 249 के तहत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 14 दिनों तक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिनों तक रोक सकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये राज्यसभा के प्रथम सभापति हुए थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 245। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 निर्वाचित एवं 12 सदस्य मनोनीत हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए लोकसभा को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय संसद के अंग लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और आपको बता दूं कि लोकसभा को निम्न सदन के साथ साथ प्रथम सदन, अस्थायी सदन एवं लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी अनुच्छेद 81 के तहत। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 552। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय संसद के अंग लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। फ्रेंड्स 552 सदस्यों में से 550 को निर्वाचित किया जाता है एवं 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। फ्रेंड्स मैं इससे रिलेटेड एक फैक्ट और आपको बता दूं कि हाल ही में 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के प्रावधान को अभी निष्क्रिय कर दिया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी प्रत्यक्ष एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। फ्रेंड्स मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत के प्रत्येक वयस्क का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। फ्रेंड्स भारत के मूल संविधान में मतदाताओं की न्यूनतम उम्र को 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा न्यूनतम उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 5 वर्ष। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 25 वर्ष। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्हें
जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी एम अनंत सायनम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम अनंत सायनम थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को निम्न में से कौन शपथ दिलवाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी प्रोटेम अध्यक्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम अध्यक्ष शपथ दिलवाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई लोकसभा के गठन के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों में से ही सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष चुना जाता है, जिसके दो कार्य होते हैं, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना एवं अध्यक्ष का चुनाव करवाना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको देते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1 वर्ष के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 खंड 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि आपातकाल की उद्घोषणा होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, किस संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहली लोकसभा ने कार्य करना कब शुरू किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1952 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद 1952 में पहली बार लोकसभा ने कार्य करना शुरू किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 5वीं लोकसभा का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस केस में यह निर्धारित किया गया कि लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति के द्वारा दिए गए निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है किहोतो होलोहन केस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किहोतो होलोहन केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया कि
लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति के द्वारा दिए गए निर्णय का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, लद्दाख। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, चांदनी चौक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र दिल्ली का चांदनी चौक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन को आहूत एवं स्थगित किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस विधेयक के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड 4 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक को किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संयुक्त अधिवेशन में किसी भी विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, 15 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 15 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, धन विधेयक संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक संबंधी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 45, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, धन विधेयक निम्न में से किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, लोकसभा में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, साधारण विधेयक निम्न में से किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि साधारण विधेयक को चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन संबंधित विधेयक उच्च सदन एवं निम्न सदन में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान संशोधन विधेयक किस बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, विशेष बहुमत से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन संबंधित विधेयक को विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस विधेयक पर किसी भी प्रकार का वीटो नहीं लगता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, संविधान संशोधन विधेयक पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी प्रकार का वीटो नहीं लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस सदन में लाया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, निम्न सदन में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव को केवल निम्न सदन में ही लाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, अविश्वास प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, साधारण बहुमत से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, श्री राम सुभग सिंह। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता श्री राम सुभग सिंह थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, निम्न सदन में।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि निंदा प्रस्ताव निम्न सदन यानी कि लोकसभा में लाया जाता है। फ्रेंड्स निंदा प्रस्ताव के द्वारा किसी मंत्री या फिर संपूर्ण मंत्री परिषद की निंदा की जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है अनुच्छेद 266 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत के संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संचित निधि एक ऐसा कोष होता है जिसमें भारत सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय को रखा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, किस विधेयक के द्वारा भारत की संचित निधि से धन निकासी किया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी विनियोग विधेयक द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि विनियोग विधेयक के द्वारा भारत की संचित निधि से धन निकासी किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है अनुच्छेद 267 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का लोक लेखा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी अनुच्छेद 266 खंड 2 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 खंड 2 में भारत का लोक लेखा का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संसद में कुल कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 3 प्रकार के। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय संसद में कुल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें शामिल हैं तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न एवं अल्प सूचना का प्रश्न। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो उस दशा में संसद को किस नाम से संबोधित किया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी त्रिशंकु संसद के नाम से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस दशा में भारतीय संसद को त्रिशंकु संसद के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 1921 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में समिति प्रणाली की शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किसे लघु विधायिका या लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है संसदीय समितियों को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संसदीय समितियों को लघु विधायिका या लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वर्तमान लोकतंत्र में संसद के द्वारा किए जाने वाले लगभग आधे से अधिक कार्यों को संसदीय समितियां ही संपन्न करती हैं। यही कारण है कि संसदीय समितियों को लघु विधायिका या लघु संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस संसदीय समिति का संबंध
विधि निर्माण से है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, प्रवर या चयन समिति का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रवर या चयन समिति का संबंध विधि निर्माण से है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, वर्तमान भारत में संसद में कुल कितनी समितियां हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 24 समिति। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान भारत में संसद में कुल 24 समितियां हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, 1950 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में प्राक्कलन समिति का गठन स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम 1950 में किया गया था। फ्रेंड्स, उस समय प्राक्कलन समिति में कुल 25 सदस्य थे, जिनकी संख्या को बढ़ा करके 1956 में 30 कर दिया गया। फ्रेंड्स, वर्तमान में भी प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन का आधार है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्रदान की गई हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्रदान की गई हैं, जो कि 80 सीटें हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 70, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष का, या फिर ऑप्शन डी उपसभापति का। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं इस तरह की वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।